नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत खास दिन है आज। साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण रात में लगने वाला है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, इसलिए इससे डरना नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस तरह की खगोलीय घटनाओं के दौरान सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। चंद्र ग्रहण का काफी धार्मिक ज्योतिषीय महत्व भी माना जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, जबकि सूतक का समापन ग्रहण खत्म होने पर होता है। आपको बता दें कि आज लगने जा रहे चंद्र ग्रहण का दीदार रात 9:57 से होने वाला है। ये चंद्र ग्रहण मध्यरात्रि के आसपास चरम पर होगा, जबकि इसका जो समापन है रात को 1:26 के आसपास होने वाला है। ये चंद्र ग्रहण शनि को राशि कुंभ और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में घटित होने वाला है, और इस दौरान राहु और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और सूर्य, बुध और केतु की चंद्रमा पर दृष्टि भी रहेगी। आज भाद्रपद पूर्णिमा है और आज से पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है, तो पवित्र नदियों में लोग डुबकी लगाने भी पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो भी जारी है। आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस बार लगभग 100 साल बाद ऐसा विशेष संयोग बन रहा है जब पितृपक्ष के दौरान चंद्र ग्रहण लग रहा है और पितृपक्ष के दौरान ही सूर्य ग्रहण दोनों एक ही पक्ष में पड़ेंगे, क्योंकि 21 सितंबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। पितृपक्ष की इस शुरुआत में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जबकि पितृ विसर्जन के समय सूर्य ग्रहण लगेगा। बहरहाल आज लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। ये घटना खगोलीय है और इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि वर्ष 2018 के बाद ये पहली बार होगा जब भारत के सभी हिस्सों से पूर्ण चंद्र ग्रहण स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। इसके बाद अगला ऐसा अवसर सीधे 31 दिसंबर 2028 को बनने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहों के खास योग बनने वाले हैं, जिससे कई अनोखे और दुर्लभ योग जुड़े हुए हैं और तमाम राशियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसके बारे में हम अपने मेहमानों से जानेंगे, बातचीत करेंगे उनसे, और इस चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक और खगोलीय महत्व के बारे में भी हम एक खास मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे और कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि साल का अंतिम चंद्र ग्रहण किस प्रकार से असर करने जा रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ एक बार जुड़ गए हैं। स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद शुक्ला जी, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ सुनीता चौहान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहले शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं पंडित जी, और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि पहले तो सरल भाषा में समझा दीजिए कि होता क्या है चंद्र ग्रहण दर्शकों को। देखिए, सरल भाषा में ये है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये दो जो है ग्रहण होते हैं, और जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इसको जो है चंद्र का ग्रहण काल कहते हैं। ये तो हमारी जो है वैज्ञानिक आधार है और साइंस आधार है। इसका जो एक धार्मिक आधार यह भी है कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उस अमृत को पान राहु ने किया था, और राहु को जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों ने भगवान विष्णु को बताया था कि इसने अमृत पान कर लिया है। तो भगवान विष्णु ने चक्र से जो है गर्दन राहु की काट दी, तो एक धड़ जो हो गया वो जो है तो ऊपर भाग राहु का हो गया, नीचे धड़ जो बना वो केतु का बन गया। तो कहने का तात्पर्य है कि एक जो है शास्त्रोक्त जो कथा है, कहानी है, वो ये है। बाकी साइंस का आधार है वो ये है, जब ग्रहण पड़ता है तो इससे जड़ और चेतन दोनों चीज़ें बड़ी प्रभावित होती हैं। कहने का तात्पर्य कि जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जैसे कि 21 तारीख को है आगामी, उस दिन सूर्य ग्रहण है। हालांकि वह भारत में दृश्य नहीं है, विदेशों में दृश्य है, लेकिन जगत पिता सूर्य एक ही है, तो उसका प्रभाव जहाँ पे ग्रहण पड़ रहा वहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार ये सूर्य की जब रोशनी पड़ती है जिन जिन जगह पे जहाँ पे, तो ऐसी कोई जगह नहीं बाकी रह जाती जहाँ रोशनी नहीं पड़ती है, तो उन जगहों पे, उन स्थानों पे उसका जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार चंद्रमा का होता है, चंद्र ग्रहण का, कि चंद्रमा जिन जिन चीज़ों का कारक होता है, जैसे चंद्रमा मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, चिंतन का, माँ का आदि आदि कारक होता है, और जहाँ जहाँ इसका प्रकाश पहुँचेगा वहाँ वहाँ ये हानिकारक करेगा। खास करके गर्भिणी स्त्रियां जो है ग्रहण के दरमियान, ग्रहण काल के समय पे अपने शिशु को सुरक्षित करने के लिए कि शिशु के ऊपर कोई ग्रहण का दुष्प्रभाव ना पड़े, उनको गाय के गोबर से अपने पेट में जो है
या तो गोलाकार कह दे या चंद्राकार, दोनों तरफ से चंद्राकार कर लेंगी तो इससे उनके गर्भस्थ शिशु को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। दूसरा, वो सोए ना किस वक्त, जिस वक्त मेन ग्रहण का समय हो, जैसे कि आज रात्रि में आपका 9:56 से लेकर के 9:58 से लेकर के और 1:56 तक का जो पूर्ण समय है, इस टाइम पे मंत्र का जाप मैक्सिमम करें। लेकिन वो गर्भस्थ महिलाएं जो है आंख बंद करके भी ना करें, क्योंकि उसमें जो नींद आती है और जो आंख बंद करके ये जाप होता है तो उसका भी एक दुष्परिणाम होता है। देखिए, जो एक ग्रहण काल है ये एक तपस्या का क्षण है, यह एक बहुत सुवर्ण अवसर है कि आप बहुत अच्छी तरह से तप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का सविधि पुरुष चरण आप कर सकते हो ग्रहण काल के टाइम पे, जो कि किसी भी मंत्र का सविधि पुरुष चरण करना आज के युग में बहुत मुश्किल है। तो जितना ज़्यादा इसमें पुण्य की प्राप्ति है, उतना ज़्यादा यदि आप ग्रहण काल के टाइम पे किसी की आलोचना कर रहे हैं या कोई पाप काम कर रहे हैं या किसी प्रकार का कुछ गलत कर रहे हैं तो उतना ही आपको अत्यधिक पाप भी लगता है। बिल्कुल। इस चीज़ को विशेष ध्यान देना। तो ग्रहण का जो समय है वो कोई डरने वाला नहीं है, कोई घबराने वाला नहीं है। शुभ अवसर ये है कि आपकी जो जीवन में उपलब्धि नहीं हुई है उस उपलब्धि के लिए आप जो है प्रार्थना कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे वो कोई संतान के लिए है, चाहे निरोग स्वास्थ्य के लिए है या किसी धन व्यापार के लिए है, उनसे संबंधित मंत्रों का जाप करें। और आपको यदि कुछ नहीं आता है तो अपने गुरु मंत्र का जाप करें, वह भी मंत्र आपका परम सिद्ध हो जाएगा। और दो मेहमान हैं हमारे पास, उनके पास भी चलते हैं। देखिए सुनीता जी, आपके पास आ रहा हूँ, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जैसा कि जिक्र किया पंडित अरविंद शुक्ला जी ने कि देखिए एक तो त्रिग्रही बन रहे हैं और 3 ग्रह जो है एक साथ नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ अगर तमाम राशियों की बात करें तो उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है? सर, अगर आप मेरी माने तो मुझे नहीं लगता कि इसका ग्रहों की या राशियों के प्रभाव से कोई लेना देना है। सर, ये खगोलीय घटना है, ये एक अवसर है हमारा, हम वैज्ञानिकों के लिए चांद की सतह को बेहतर समझने के लिए और चांद के बारे में और बेहतर इंफॉर्मेशन समझने के लिए और उसके बारे में और जानने के लिए। सर, जैसा कि सर ने बताया, चंद्र ग्रहण का सिंपल मतलब है 3 खगोलीय पिंड यानी कि पृथ्वी, हमारा सूर्य और चंद्र, इनका एक रेखा में, एक सीधी रेखा में आ जाना, जहाँ पे हमारी जो पृथ्वी है वो चंद्र और सूर्य के बिल्कुल मध्य में आ जाती है। इससे होता ये है कि पृथ्वी जो है सूर्य की पूरी रोशनी जो है उसे ब्लॉक कर देती है, जिससे कि उसकी जो छाया है, पृथ्वी की छाया, वो हमारे चांद पे पड़ती है, जिससे कि हमें चांद पर ग्रहण लगता नजर आता है। अब बात करें हम राशियों की, राहु की, केतु की, तो अभी हम लोगों ने स्पेस में इतनी रिसर्च कर ली है कि हम जानते हैं कि राहु केतु नामक कोई ठोस ग्रह तो है नहीं, क्योंकि उनके जब हम लोग हमारे शास्त्रों में भी बात करते हैं तो वो छाया ग्रह के बारे में कहलाए जाते हैं, शैडो प्लैनेट्स के बारे में कहलाए जाते हैं, जो कि सिर्फ हमारे चंद्र और सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए आते हैं। तो उनका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो है नहीं सर। दूसरी चीज, जैसा कि सर ने अभी हमारे सामने बात की, राशियों पर इसका प्रभाव, मेरा मानना है कि सुनीता जी, राशियों से अगर बीच में हम देखें सुनीता जी, अगर साइंस कहते हैं कि एक दूसरे के साथ पैरेलल चलता है, अगर हम साइंस की भी बात करें या ज्योतिष की बात करें, तो ऐसा मध्य में कुछ आपको लगता है कि जिससे दोनों एग्री होते हैं, जिसका प्रभाव चंद्रग्रहण का आपको लगता है कि प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर? सर, प्रभाव तो ये है कि हमें चांद की सतह को समझने का एक बेहतर अवसर मिलता है। बाकी अगर आप मुझसे पूछे तो ये है कि हमारे पुराणों में, जो कि हम 2,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, वहां पर ये एक उचित समय माना जाता था अपने चित्त को शांत करने का, अपने ग्रहण मतलब अपने शरीर को एकाग्र कर मंत्र जाप करने का। तो इसीलिए पहले के समय में ये कहानियां ये प्रचलित की गई कि आप उस समय आप जाप करें, आप घर के अंदर रहें। बट साइंटिफिकली इसका कोई रीजन नहीं है सर, ये एक सिर्फ खगोलीय घटना है जिसमें चांद, सूर्य और बिल्कुल। देखिए साइंस के लिहाज से अगर देखें तो कह रही हैं कि सिर्फ खगोलीय घटना है। संजय शर्मा जी, आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा, अगर ज्योतिष के हिसाब से समझने की कोशिश करूं, मैं राशियों के हिसाब से समझने की कोशिश करूं, तो आपको क्या लगता है? देखो, खगोलीय घटना तो सभी लोग जानते हैं कि खगोलीय घटना है, परंतु क्या है कि जब भी सूर्य की रोशनी अगर पृथ्वी पर नहीं आएगी तो पृथ्वी के ऊपर एक नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। रेडिएशन जो होती है जीवन के अंदर, साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो जो रेडिएशन है, जब मान के चलो ऊपर से आकाश से सूर्य की रोशनी पृथ्वी को एनर्जी देती है, और एनर्जी अगर बीच में कहीं ना कहीं रुक जाए कहीं पर भी,
तो वो क्या है, कहीं ना कहीं शारीरिक, मानसिक, भौतिक कष्ट प्रदान करती है। जब भी ग्रहण होता है हमारा मन और चित्त अशांत हो जाता है। कारण क्या है, ग्रहण के वक्त कई लोगों का, जिनकी कुंडली जैसे कुंभ राशि के लोग हैं, चंद्रमा और राहु की युति आ गई तो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। आप देखें कि ग्रहण के वक्त हम कहते हैं कि भाई तुलसी दल रखो, क्योंकि एंटी फंगल हो जाता है, खाना भी खराब होने का डर रहता है, उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। दूर्वा रखी जाती है। शास्त्रों के हिसाब से अगर बात की जाए, साइंटिफिकली भी बात की जाए, तो ग्रहण का प्रभाव, खगोलीय घटना होते होते भी ग्रहण का प्रभाव हर मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी, हर एक इंसान के ऊपर जो है ग्रहण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। पर क्या है कि उसको देखने का नजरिया है कि आप सकारात्मक तरीके से देखते हैं। सकारात्मक देखते हैं तो आप ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना करके अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। कि ग्रहण के वक्त जो भी मंत्र सिद्ध किया जाता है या कोई भी पूजा पाठ की जाती है मन से, उसका फल काफी ज्यादा प्रभावी होता है। और अभी शुक्ला जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि चंद्रमा मनसो जाता सूर्य अजायता, जो मंत्र का अर्थ भी किया, बड़ा सुंदर तरीके से बताया उन्होंने कि माता का कारक है। तो क्या है कि चंद्रमा मन का कारक है। इसके अलावा जल तत्व का कारक भी है, पानी का कारक भी है। और पृथ्वी के अंदर जो है हमारा जो शरीर बना है 5 तत्वों से बनता है। उसमें भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। जल तत्व हमारी बॉडी के अंदर, जब जल की मात्रा जो है उसमें कहीं ना कहीं जो है मन को अशांत कर देती है चीजों को, जिस कारण से हर राशि के जीव जंतुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। और राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि के लिए ग्रहण कोई खराब नहीं है, क्योंकि उनके 11वें भाव में राहु और चंद्रमा आ रहे हैं और गुरु का नक्षत्र है जहां से प्रारंभ हो रहा है, तो उसके लिए काफी अच्छा ही रहने वाला है, खराबी बिल्कुल नहीं करेगा। और ऐसे वक्त में जिनकी मेष राशि, उनके इष्ट हनुमान जी हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा और मंगल दोनों का जाप करना चाहिए। उससे हमारा मन काफी ज्यादा शांत हो जाता है। और ग्रहण से मैं एक ही बात कहूंगा, डरना नहीं है, ग्रहण का लाभ उठाना है। उसमें आप अपने आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं। इतना बड़ा समय आपको मिल रहा है, 3 घंटे 28 मिनट 2 सेकंड का जो समय मिल रहा है, उसमें अगर आप पूजा पाठ, धर्म, कर्म, नित्य करते हैं तो उससे विशेष लाभ रहेगा। और ग्रहण की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो उसका मध्य काल होगा 23:42 पे, उस वक्त आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं जाप में। उसके बाद दोबारा से आप जाप शुरू करें। 1:26 तक ग्रहण है, तो इस ग्रहण का आप अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल संजय जी, आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए ये सकारात्मक। प्रयासरत हो सकते हैं हम। शुक्ला जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले सुनीता जी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जब चंद्रग्रहण लगता है उस दौरान क्या हमें चंद्रमा को देखना है, आसमान में देखना है? क्या कुछ रेडिएशन हमारी आंखों को परेशान कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ये तो एक मैं बोल रही हूँ अद्भुत अतुल्य घटना है जो हम 7 साल बाद पूरे चंद्र ग्रहण को हम देख पा रहे हैं। इस समय हमें चांद को देखना बिल्कुल ही सेफ है। जैसे कि हम मानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय जो रेडिएशंस आती हैं वो हमारे आईज के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं, क्योंकि वो सारी रेज जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है। हमारी आंखों में एक लेंस होता है, उसकी वजह से हमारे रेटिना को डैमेज कर सकती हैं। बट चंद्र ग्रहण में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र ग्रहण में जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो जो लाइट हम, तो जब हम चांद को देखेंगे तो उसपे जो पृथ्वी की परछाई पड़, जो जी जी शैडोज पड़ रही है, जो शैडोज पड़ रही है उसमें जो आप देखोगे कि एक कलर जो चेंज हमें नजर आता है, फ्रॉम बीइंग थोड़ा ग्रेश कलर से आप देखोगे धीरे धीरे जो होता है वो रेड कलर में, ब्लड रेड मून बन जाता है, लाल रक्त लाल चांद बन जाता है। उसके बाद वापस से इस कलर का हटना, ये कलर बताता है कि पृथ्वी में जो हमारा वातावरण है वो सूरज की रोशनी को किस तरह स्कैटर करता है, उसको अपने 7 अलग अलग रंगों में बांटता है। तो हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। हम चांद की सतह पर जो गड्ढे हैं, जो हमारे क्रेटर्स है, उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो इस समय वैज्ञानिकों के लिए और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये समय बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस समय चांद की हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों की स्टडी कर सकते हैं। ना सिर्फ चांद की, बट ऑल्सो जो ये लाल रंग है, ये किस तरह का लाल है, क्या ये हल्का लाल है, गाढ़ा लाल है, ब्लड रेड मून है, इसका अगर हमें पता चल जाए तो एक डायमेंशन स्केल होती है जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कितना प्रदूषण है, कितना उसमें वोल्केनिक जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं उनके फटने से जो ऐश होती है वो कितना है, कितना प्रदूषण का लेवल है, क्या हम उसके बारे में आगे कर सकते हैं। तो ये सभी चीजों का बहुत ही डिटेल विवरण हमें मिल सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप राशि में माने ना माने, पर अगर आप एक वैज्ञानिक हैं, अगर आपके अंदर एक वैज्ञानिक
मतलब जिज्ञासा है, तो आपको आज 9:58 से 1:26 तक आपको अपने चांद का दर्शन करना है, उसके बारे में पढ़ना है और उसकी इस खूबसूरती को निहारना है। बिल्कुल सुनीता जी, क्योंकि ऐसा मौका अब 3 साल बाद 2028 में आएगा अगर सही ढंग से देखा जाए। पंडित जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। और देखिए, जब चर्चा होती है, साइंस की बात होती है, हम कैलेंडर की बात करें अरविंद शुक्ला जी, तो कहते हैं, अब देखिए ऐसे अगर देखा जाए, ज्योतिष के हिसाब से भी देखा जाए या ग्रहों की स्थिति के हिसाब से भी देखा जाए, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से बेहतर कई मायनों में सनातन कैलेंडर दर्शाता है हमें। अगर अर्धचंद्र की बात हो या पूर्ण चंद्र की बात हो, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा पहले बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जैसे सुनीता जी ने कहा अभी कि ग्रह जो है तो राहु और केतु नहीं माने गए, तो राहु केतु बाकायदे 2 ग्रह माने गए हैं। ये है कि उनको छाया ग्रह की जो है उपमा दी गई है। बाकी नवग्रहों के उसमें जब संख्या में पूरी करेंगे तो बगैर राहु केतु के अलावा 9 ग्रह पूरे नहीं हो सकते। बात एक ये है। दूसरी चीज़ देखिए, कहते हैं वेदस्य निर्मलम चक्षुष ज्योतिष शास्त्र मकलमशम। वेद जो है मेन है, प्रधान है। वेद क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जहाँ से हमारी सृष्टि शुरू हुई है, वेद वहीं से जो है शुरू हुआ है। तो वेद का अंग है क्या? ज्योतिष, जिसको कहते हैं वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र मकलमशम। चक्षु है, नेत्र है। ज्योतिष हमें इस सारी चीज़ के विषय में वृत्तांत बताती है, हमारे शास्त्र उपनिषद बताते हैं। ये आपकी साइंस तो आज की आई हुई चीज़ है। और जो ग्रहण शब्द है, ग्रहण शब्द ही अपने आप में जो है खराब है। तो ग्रहण शब्द इतना ज़्यादा खराब है कि ना ही तो सूर्य को देखना चाहिए और ना ही चंद्रमा को देखना चाहिए, क्योंकि उससे नकारात्मक स्थितियां आती हैं। देखिए, हम यहाँ से बता रहे हैं कि गर्भस्थ शिशु जो पल रहा है माँ के गर्भ में, उनको भी अपने गर्भस्थ शिशु को सुरक्षित करने के लिए गाय के गोबर का जो है लेपन करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें नकारात्मक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ सुनीता जी तो ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई राशि का भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई वो नहीं पड़ता, क्योंकि संजय जी ने अभी बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से संजय जी ने उसका एक्सप्लेन किया। देखिए, 100% ये जो है तो राशियों पे प्रभाव करेगा। और ग्रहण महाभारत कालीन में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो लगातार 2 ग्रहण हुए थे, जिस तरह अभी हो रहा है इस पखवाड़े में और अगले पखवाड़े में। कहने का तात्पर्य कि ये ग्रहण पूर्णिमा में हो रहा है चंद्र ग्रहण, और अमावस्या में होगा सूर्य ग्रहण। तो ग्रहण का सदैव अरिष्ट प्रभाव पड़ता है। ये अलग बात है कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे ज़्यादा अरिष्ट प्रभाव पड़ेगा, जहाँ पे नहीं पड़ेगा वहाँ पे उसका प्रभाव पड़ेगा तो, लेकिन थोड़ा कम पड़ेगा। एक बात ये होगी। बात बता दूं, जैसे कि कुंभ राशि, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो ये जो है ग्रहण एक तो कुंभ राशि को, सिंह राशि को, आपकी मकर राशि को, मीन राशि को, इनको अत्यधिक जो है अरिष्टकारी प्रभाव रहेगा, अरिष्टकारी फल प्रदान करेगा। बाकी जैसे मेष राशि है, इसको फल सही प्राप्त होगा, वृष को भी होगा, मिथुन को भी होगा, कर्क को कष्टकारी है, कन्या को भी ठीक रहेगा, सिंह को कष्टकारी है, तुला के लिए कष्टकारी है। तुला के भी यह जो है पंचम हाउस में पड़ेगा, राहु के साथ जो है चंद्रमा की युति है। तो तुला वालों को, यानी खासकर विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के फील्ड में या कम्पिटिटिव एग्जाम जो विद्यार्थी दे रहे हैं, उनको अपने फील्ड में बहुत सोच समझ करके इस टाइम पे निर्णय लेना होगा और पढ़ाई के प्रति अपने आप को पूरी तरह से मन लगा के पढ़ना होगा। तुला के बाद जो आपकी वृश्चिक राशि है, उसके लिए भी हानिकारक है, धनु के लिए ठीक है, और मकर के लिए ये जो है खराब है। कुंभ में तो ये ग्रहण पड़ ही रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते कि यह जो है शुभ कार्य है, यह अशुभ कार्य है, खगोलीय घटना है। लेकिन शास्त्र और वेद हमारा बताता है कि जब जब ग्रहण पड़ा है तब तब कोई शुभ समाचार नहीं मिला है, अरिष्ट समाचार ही प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि ये साक्षात दिखने वाले जो देवता हैं 2 ही हैं, सूर्य और चंद्रमा। बाकी की हम जो पूजा करते हैं उनके विग्रह की पूजा करते हैं, उनकी काल्पनिक पूजा करते हैं। आज तक हमने ना राम को देखा, ना विष्णु को देखा, ना शिव को देखा, लेकिन इनको साक्षात देख रहे हैं। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, और आप जो है जितना अत्यधिक हो सके उतना अत्यधिक शुभ अवसर है कि आप मंत्रों की अपनी सिद्धि करें, मंत्रों का जाप करें। जैसे कि मैंने कहा कि जिस क्षण से ग्रहण लग रहा है और जिस क्षण तक ग्रहण समाप्त होगा, यदि उतने समय तक आपने किसी भी मंत्र का जाप कर लिया, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, कहने का तात्पर्य कि गायत्री मंत्र का एक पुरुष चरण होता है जब आप 24 लाख मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो 24 लाख मंत्र आपका गायत्री का हो जाएगा, यानी 9
56-57 मिनट पे आप शुरू कर दें और 1:26 पे आप समाप्त करें तो 24 लाख मंत्र का जाप हो जाएगा महज आपके 3.5 घंटे में। और जो कि इस पुरुष चरण को आप पूरा साल बिता देंगे और बहुत सविधि करेंगे, बहुत ही पवित्रता शुद्धता के साथ करेंगे, तब भी आप इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ना आपको हवन करना है, ना आपको दशांश के किसी प्रकार का करना है, सिर्फ जाप करके अपने आप का जो है आपको सपुरुष चरण सिद्ध कर बिल्कुल लेना। जाप करना है आपको, जो भी आपका मंत्र जाप कीजिए। और आपको बता दें, जानकारी दे दें आपको कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, हर ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं और पूजा पाठ नहीं होता है। इस सिलसिले में और ग्रहण के सिलसिले में काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, इसके बारे में काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ का क्या कुछ कहना है, आपको पहले सुनवाते हैं। जय विश्वनाथ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की परंपरा के अनुरूप जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें स्पर्श, जो चंद्र ग्रहण का स्पर्श का समय होता है, उससे 2 घंटे पूर्व मंदिर को बंद करने की परंपरा रही है। इस वर्ष का जो चंद्र ग्रहण का समय है वो 9:57 पर स्पर्श होगा। उसके बाद उसका मध्य का समय है रात में 11:41 का है और 1 बजे के बाद रात में 1:15 बजे के आसपास उसका समाप्ति होगी। तो स्पर्श के समय से 2 घंटे पहले बंद करने की परंपरा है। हम लोग और सेफर साइड पर चलते हुए रात में 7:30 बजे तक तीनों आरती अपनी 4 बजे से प्रारंभ करेंगे। सायंकालीन जो आरती होती है 4 से 5 हमारी सप्तऋषि आरती होगी, 5:30 से 6:30 हमारी श्रृंगार दर्शन आरती होगी और उसके बाद रात में 7 से 7:30 हमारी शयन आरती हो जाएगी और 7:30 बजे मंदिर बंद कर दिया जाएगा। ग्रहण भी एक ट्रांजिशन की अवस्था होती है, संक्रमण काल होता है, तो यह एक तरह का सांकेतिक भी आप मान सकते हैं कि जब भी कोई संक्रमण काल होता है तो उसमें खाना खाना, वस्त्र बनाना, कोई भी नया निर्माण करना, वो ग्रहण का जो एक समझिए सांकेतिक अर्थ है कि जो ट्रांजिशन फेज है उसमें आप कभी भी करेंगे तो चीजें हड़बड़ाहट में होंगी, इनकम्प्लीट होंगी। तो इसका वैज्ञानिक महत्व ये भी हो सकता है, जो व्यवहारिक पक्ष है, और जो वैज्ञानिक महत्व दूसरा आता है कि उस समय जो रेज निकलती हैं, लोगों ने शोध किया है, उसके आधार पर हम लोग पढ़ते रहे समय समय पर, जो समाचार पत्रों में निकलता है, वैज्ञानिक शोध में निकलता है, तो यह इसका वैज्ञानिक आधार भी निश्चित रूप से पुष्ट है। और सनातन धर्म की जो भी मान्यताएं हैं, जो भी वहाँ कई मान्यताएं और कई शास्त्रीय जो हमारे मत निकलते हैं, उसके वैज्ञानिक आधार की आज भी खोज हो रही है और प्रायः उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क निकलते ही हैं। मैं बताया जो नुकसान है या जो चीजें हैं बड़ी सूक्ष्म हैं, तो यदि आप अपने जीवन में सूक्ष्म स्तर पर जाकर साधना कर रहे हैं तो उस पर आदमी को उसके रोकने की आवश्यकता है, परहेज की आवश्यकता है। लेकिन अगर उस सूक्ष्म स्तर पर आप नहीं जा रहे हैं, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर पहले से ही मद्यपान कर रहा है, पहले से नशे की चीज़ों का प्रयोग कर रहा है, तो अपने शरीर को पहले ही हानि पहुंचा रहा है, वो चंद्रग्रहण में खाना ना खा के क्या वो भला कर लेगा। तो जो सन्यासी हैं, जो साधक हैं, उनके लिए इस निषेध का वास्तव में अर्थ होता है, जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर साधना कर रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ों का भी उससे भी निवृत्त होकर अपने जीवन को बहुत सतमार्ग पर ले आए हैं। अपने शरीर को उन्होंने संरक्षित किया, अपने शरीर को शोध किया है, उसके अंदर जो कहते हैं उसको भी बहुत शुद्ध बना लिया है, आत्मा के भी शोधन पर लगे हुए हैं। उनके लिए इन सूक्ष्म चीजों का महत्व होता है और उन्हीं के लिए व्यवस्थाएं दी भी गई हैं। गृहस्थ लोग जो हैं वो भी अगर बहुत सात्विक परंपरा का पालन कर पा रहे हैं, उनके लिए दिया हुआ है। तो जो लोग करते हैं उन्हें पहले से ज्ञात है, और जो लोग नहीं करते उनकी अलग से बताने का कोई महत्व नहीं होगी। जो व्यक्ति पहले से कर रहा है वो वास्तव में उसको साधना के नियम ज्ञात होते हैं अथवा गुरुओं से ज्ञात करता है। तो सुना आपने नियम। आप संजय जी, आपके पास आ रहा हूँ, आपसे समझने की कोशिश करूंगा किस प्रकार के योग संयोग बन रहे हैं। अगर हम ये समझने की कोशिश करें, ये भी समझने की कोशिश करें कि सूतक काल में क्या करना है। जी देखो, सूतक काल दोपहर को प्रारंभ हो जाएगा 12:57 से प्रारंभ होकर के सूतक काल रहेगा ग्रहण के वक्त तक, रात को 9:57 तक। तो ग्रहण काल में आप जो है मंत्र साधना अभी से प्रारंभ कर दें और अपना खाना वगैरह जो है सब ढक करके रख दें। जब ग्रहण लगेगा तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे भी होगा, और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। और ग्रहण से सूतक में आप जल वगैरह पी सकते हैं, जो भी भोजन करना है, जो भी खान पान करना है, वो सब आप खा पी लें। तो ग्रहण के दौरान कुछ भी ग्रहण ना करें, क्योंकि ग्रहण का अर्थ है कि ग्रहण करने योग्य जो चीजें हैं उनको ग्रहण ना करें, और मंत्र साधना में डूब जाएं, भगवान का नाम लेते जाएं, और अभी से लेकर के अपनी पूरी तैयारी रखें। और आज का जो दिन है, रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों की छुट्टी भी रहेगी, इस कारण से जो है मन को संतुलित करने की आवश्यकता है। और आज के दिन मन के अंदर भावना यही लाएं कि हम परमात्मा का ध्यान करेंगे, जिससे कि हमारे अंदर से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो चली जाए और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करें। जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वहां पर भी हम जब भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर यही भाव आता है, परमात्मा जैसे गुण हर इंसान में आ जाए। हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर आप जैसा कोई भी गुण हमारे अंदर आ जाए, जिससे कि हम दूसरों की
सबके लिए अच्छाई सोचें, अच्छाई करें। संसार में अगर हमें पैदा हुए हैं, हमें भगवान ने जो जन्म दिया है, उसमें किसी का कुछ भला करते जाए। तो ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो दूसरों की भलाई के लिए बना है। और पंडित जी ने अभी एक मंत्र भी बोला, वेद का जो मंत्र है, कहा जाता है पहला ही मंत्र है वेद में, ओम अग्नि मिले पुरोहितम यजस्य देव मृतिजम होतारम रत्न धातमम। तो क्या है कि वेदों के जो मंत्र हैं, आप जब शाम वेद को पढ़ते हैं तो गायन करके बोला जाता है, ओम सना पवश्य सन गवे संजनाय समृते संराजनोष दिव्या। तो क्या है कि जो मंत्र की शक्ति है, कोई भी शक्ति होती है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से जो भी मंत्र बनाए गए हैं उनमें एक रिदम है, पावर है। और मंत्रों की जो ऊर्जा होती है उससे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है। जब चंद्रमा का मंत्र करते हैं तो चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करते हैं, सूर्य का मंत्र करते हैं सूर्य की शीतलता आती है। जिस जिस ग्रह का जाप करते हैं शारीरिक और मानसिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, और हमारी एनर्जी जो है एकदम प्रफुल्लित हो जाती है। आप पानी ना पिए 1 घंटे तक और चंद्रमा का मंत्र कर लें तो आपको लगेगा कि आपने जल तत्व को ग्रहण कर लिया है। ऐसे ही सूर्य तत्व को ग्रहण करने के लिए आपके शरीर की एनर्जी अगर लो हो गई है, किसी की आंखें खराब है, तो सूर्य का मंत्र कर लें। और कहा जाता है कि सूर्य का जब मंत्र करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आंखें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, बुध का मंत्र कर ले। तो क्या है, ग्रहों का अपने जीवन में एक साउंड वाइब्रेशन है, तरंग विज्ञान है, जिसके द्वारा आप अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और एक मंत्र बड़ा सुंदर आता है, ओम अभयम मित्राद अभयम मित्राद अभयम ज्ञाताद अभयम परोक्षात अभयम नक्तभयम दीवाना सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। कि सभी आशाओं को पूर्ण करने बिल्कुल के आशाओं लिए को अगर हम मंत्रों पूर्ण को किया जा सिद्ध करें सकता है। संजय जी, और चर्चा कर रहे हैं हम किस प्रकार का असर होने जा रहा है चंद्रग्रहण पर। पहले सुनीता जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम समझें तो क्या कुछ असर होता है? सर, ग्रह राशियों पे तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि मुझे नहीं लगता कोई भी असर होता है, क्योंकि ग्रह राशि जो है वो तो हमारे ग्रह बेसिकली सितारों से बने हुए हमारे राशि हैं, हमारे नक्षत्र हैं, हमारे ग्रह हैं। और ग्रह बेसिकली हम मानते हैं बिग बैंग से बने हैं, जो कि एक अगेन नेचुरल घटना है। तो उसमें आप उन्हें भगवान से जोड़ते हैं। आपने जैसे कि अभी साइंस सर के ने हिसाब बोला से कि बता हम दीजिए सुनीता जी, वैज्ञानिक हाँ, दृष्टिकोण तो से देखें तो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर इसका कोई सच ह्यूमंस पे प्रभाव नहीं है, बट चंद्र ग्रहण के टाइम पे, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो हमारा जो शैडो है, शैडो जैसे जैसे जो पृथ्वी की परछाई है जैसे जैसे हमारे चांद के ऊपर पड़नी शुरू होती है, तो उसके 3 फेजेस होते हैं। बेसिकली चांद की परछाई जहाँ पे बिल्कुल ग्रहण पैच मतलब डार्क पैच बनाती है, दैट इज उम्रा। और जो साइड में जो जो बिल्कुल लाइट पैच बनाते हैं, जहां से हमारा ग्रहण हम बोलते हैं कि शुरू हुआ है, दैट इज पेनुम्ब्रा। तो जैसे जैसे चांद पेनुम्ब्रा से लेके उम्रा तक जाता है, जहाँ पे हमारा टोटल संपूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, और उसके बाद वापस से वो उम्रा में आके इसका इफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे घटना के दौरान जो हमारे चांद पर गिरने वाली रोशनी है, उसकी जो चांद की ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा होती है। ये चांद की ब्राइटनेस का कम ज्यादा होना ये इफेक्ट लाता है कि हम चांद के फीचर जो है उनके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हम ये बता सकते हैं कि चांद पर होने वाले अलग अलग जो क्रेटर्स है, गड्ढे हैं, मेरिया है, इन सभी फीचर्स पर लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि जैसे जैसे उस पर रोशनी गिरती है तो कितनी उसमें अब्जॉर्ब हो जा रही है, कितनी वो रिफ्लेक्ट हो रही है, जिससे हम चांद की सतह की, चांद की मिट्टी के बारे में बहुत अच्छा ग्रहण शोधन कर सकते हैं। हम चांद पे होने वाले इन गड्ढों के बारे में, इन क्रेटर्स का चौड़ाई नाप सकते हैं कि इस पे जब हमारा ग्रहण शुरू हुआ तो जैसे ही हमारी जो परछाई है वो किस समय पड़ी से लेकर किस समय तक वह उसको पूरा कवर कर लिया, तो इससे हम उसकी चौड़ाई नाप सकते हैं। तो वैज्ञानिक लोग को के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। दूसरी चीज जो अभी सर ने बात करी, जो सूतक में हम कुछ कुछ परंपराएं फॉलो करते आए हैं, उसके बारे में मैं जस्ट 2 चीज बोलूंगी। पहली चीज, 2010-2011 में जितने भी हमारे टोटल सोलर इक्लिप्स और टोटल लूनर इक्लिप्स हुए थे, उस दौरान अराउंड 1400 लोगों ने ग्रहण के समय में खाना खाकर इन परंपराओं को तोड़ने की या लोगों को साइंटिफिक तथ्य बताने की कोशिश की थी। दूसरी चीज, बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में सेम लूनर इक्लिप्स के साइंटिफिक टाइम एविडेंस की पर बात करें सुनीता जी, तो अब प्राकृतिक आपदाएं जो निकल कर सामने आती हैं ऐसे समय में, जो हम देखते हैं, चाहे भूकंप हो या फिर हाई टाइड देखने को मिलते हैं, इसको कैसे देखा जाए? इसमें साइंस क्या कहती है? सर, हाई टाइड्स तो चंद्रमा की हमारी पृथ्वी के
चारों तरफ घूमने पर जब भी वो हमारी पेरिजिंग होती है, यानी कि हमारी पृथ्वी के सबसे समीप वाली पॉइंट पे होता है, तब हमारे चांद की जो ग्रेविटी है, जो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वह हमारे पृथ्वी पर मौजूद पानी के तत्वों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। अब इसी से हमारा एक जो हम बोलते हैं कि चांद का हमारे शरीर के जो पानी है उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हो सकता है हाँ, हमारे शरीर भी हमारा 75% पानी से बना है, उसका हमारे शरीर पर भी प्रभाव हो कि हमें थोड़ा सा विचलित लगना स्वाभाविक है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसका कोई हम पर गलत प्रभाव होगा या इसका हम पर कोई दुष्प्रभाव होगा या हमें कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। सिंपल सी बात है सर, अगर आपका फ्रिज काम कर रहा है तो सूतक के टाइम में बना हुआ खाना भी बिल्कुल सही रहेगा, उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रोथ अचानक से नहीं बढ़ जाएगी। बिल्कुल सुमित्रा जी, क्योंकि सत्य की खोज की बात हो गई, साइंस और ज्योतिष अलग अलग कहते हैं। अगर हम राशियों के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो पहली 6 राशि बताइए अरविंद शुक्ला जी, क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है, फिर 6 राशि संजय जी आप भी बताइएगा। जी देखिए, जैसे कि मेष राशि जिनकी है उनके ग्रहण ये आय स्थान पे पड़ रहा है, यानी अर्निंग क्षेत्र में पड़ रहा है, तो आपका जो रुका हुआ धन था या कहीं से रुकी हुई पेमेंट थी वो निश्चित रूप से आपको जो है मिलने के आसार बनेंगे। प्रॉपर्टी के फील्ड में या घर आदि का कोई आपका कार्य था जो नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। आपको करना क्या है कि आपको जो है ओम श्री रामचंद्राय नमः या ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जाप ग्रहण काल के टाइम पे करना है। जिसकी वृष राशि है उनके लिए ये जो ग्रहण पड़ेगा उनके 10th हाउस में पड़ेगा, यानी कार्य क्षेत्र में पड़ेगा। तो आप अपने कार्य के प्रति जो है समर्पित रहें। तत्कालीन समय पे जो जॉब की फील्ड में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हों या प्राइवेट जॉब में हों, तो वहाँ थोड़ा सा अपने जो है ऑफिसर से अपनी तालमेल थोड़ा ठीक से बना के रखें और अपने कर्म के प्रति समर्पित रहें। हो सकता है कि आपके लिए कोई स्थिति विशेष अच्छी बने और आपकी पदोन्नति होगी। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। जिनकी मिथुन राशि है उनके ग्रहण ये जो है भाग्य स्थान पे पड़ेगा। तो अभी तक जो आपका कोई ऐसा था कि आपने कोई कार्य किया था और उस कार्य का कोई प्रतिफल नहीं मिल पा रहा था, या कोई आपका एग्जाम था उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, यानी जो भी अभी तक का आपका रुका हुआ कोई कार्य था वो कार्य बनने की पूरी स्थिति बनेगी, क्योंकि अब आपका भाग्य साथ देगा। और आपको करना क्या है, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। जिनकी कर्क राशि है उनके ग्रहण ये 8th हाउस में पड़ रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य के विषय में विशेष सावधानी बरतनी है। जो बीपी हार्ट आदि के या शुगर आदि के या जिनको कहें कि थायराइड आदि की जिनकी समस्या है उनको विशेष सावधान रहना है। और ये कर्क राशि स्वयं चंद्रमा की राशि है और खास करके जिनको शीतलता ज़्यादा रहती है वो विशेष सावधान रहेंगे, क्योंकि जल तत्व की ये राशि और हमारे शरीर में 60 से 70% पानी ही पानी है और ये ग्रहण चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है। तो कर्क राशि वालों को विशेषकर अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधानी बरतनी है। आपको करना क्या है, या तो आप महामृत्युंजय का जाप करें, और महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप पुरुष करें, ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप महिलाएं करें। अब आती है सिंह राशि। जिनकी सिंह राशि है उनके ग्रहण ये 7th हाउस में पड़ रहा है, यानी मैरिड लाइफ दाम्पत्य जीवन में है। तो एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से जो है ईमानदार हों पति पत्नी। दूसरा क्या है कि एक दूसरे की छोटी से छोटी बातों पे जो है कोई ज़्यादा बहस ना करें। कहने का तात्पर्य कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, मनभेद ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। और दोनों प्राणी अपने स्वास्थ्य के विषय में भी ध्यान देंगे। करना क्या है, ओम घृं घृणि सूर्याय नमः या ओम श्री रामचंद्राय नमः इस मंत्र का जो है जाप करना है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के ग्रहण ये 6th हाउस में पड़ रहा है, तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा अवसर है, वो बहुत अच्छे से प्रयास करें, कम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल सकते हैं। जिनके कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहे थे उनको राहत मिलेगी, और उसके साथ साथ नई कोई बीमारियां जो है उत्पन्न हो सकती, तो उसके लिए आप अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधान रहें। करना क्या है आपको, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। और ये जाप जो भी मैंने बताए हैं ये उस टाइम पे बताए हैं जिस टाइम पे ग्रहण काल आपका शुरू होगा। बाकी इस मंत्र के यदि सूतक काल से लेके ग्रहण काल तक आप चलते फिरते मन में जपते रहते हैं। मंत्र का जिक्र कर रहे थे अरविंद जी, आप उसका भी बता दीजिए। हाँ, संजय जी ने एक मंत्र बोला था,
वो मंत्र को मैं पूरा कर देता हूं, बहुत बढ़िया बोला था। और इसी मंत्र के द्वारा देवता जो है खाना स्वीकार करते हैं। ये बता दूं कि आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं उस प्रसाद को देवता नहीं खाते हैं, उस प्रसाद की सिर्फ सुगंध लेते हैं। खाना तभी खाते हैं जब हम हविष्य करते हैं, हवन करते हैं। और बहुत बढ़िया संजय जी ने मंत्र बोला था, वो ऋग्वेद का मंत्र है और बहुत बढ़िया ये मंत्र है। क्या? हरे ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं अग्ने पूर्वेभिरऋषिभिः। ये अग्निदेव का मंत्र है। तो ये जी जी अरविंद जी। और संजय जी, बाकी राशियों का जिक्र आप कर दीजिए, क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण पर? जी, आपने पहले प्रश्न किया था कि कौन से योग हैं, तो आज जो दो योग हैं, एक तो रवि योग है और एक सुकर्मा योग है। तो सुकर्म करने का योग है आज के दिन। और जहां तक अभी ग्रहण की हम बात कर रहे थे, ग्रहण का प्रभाव जो है पूरे ब्रह्मांड के ऊपर होता है। चाहे आप जो है 14 लोक हैं, उन 14 लोकों के ऊपर इसका प्रभाव है। चाहे भूलोक हो, ध्युलोक हो, महालोक हो, तपलोक हो, जनलोक हो, सत्यलोक हो, अतल वितल रसल महातल, सब जगह जो है इस ग्रहण का प्रभाव होता है। राशियों की हम बात कर रहे थे, राशियों के ऊपर तो होगा ही होगा, परंतु पृथ्वी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनके ऊपर भी ग्रहण का प्रभाव अवश्य होता है। तो इसलिए ये ना सोचे कि ग्रहण का प्रभाव नहीं है, अवश्य होगा। दूसरा, अब अरविंद जी ने जो है कन्या राशि तक बताया, मैं तुला राशि के बारे में विस्तार से बताता हूँ। तुला राशि वालों के लिए एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, खर्चे का योग ज्यादा रहेगा। तो आपको संभल करके चलना है, बिना बात का कोई खर्चा ना करें, संभल करके चलें और अपने संतान के ऊपर जो है, उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो है ध्यान दें, जिससे कि उनके ऊपर खर्चा करें। तुला राशि वालों को एक मंत्र जरूर करना है, शुक्र का मंत्र कर लें, ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः। और ग्रहण के बाद व्हाइट वस्तुओं का दान, सफेद वस्तुओं का दान, उसमें दूध का दान, मिश्री का दान आप अवश्य कर सकते हैं, उससे विशेष लाभ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जिनकी वृश्चिक राशि है उस राशि का स्वामी मंगल है। आपको हनुमान जी का ध्यान करना है, क्योंकि आपके इष्ट जो है हनुमान जी हैं। और बजरंगबली का ध्यान करें। और जीवन के अंदर कोई संपत्ति को लेकर के चिंता आपके मन में जो सता रही है, वो सब जो है आपकी ठीक होगी। और आपके लिए कार्य सिद्धि के लिए ये बहुत अच्छा है। भगवान शिव का और हनुमान जी का ध्यान करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का जाप करें, उससे काफी ज्यादा लाभ होगा। और बजरंगबली की पूर्ण कृपा आपके ऊपर होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी ही मंगल हैं। और आज के दिन अगर हो सके तो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने शाम के वक्त, तो विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति हैं, और बृहस्पति ज्ञान के प्रदाता हैं। जीवन के अंदर आपको ज्ञान की वृद्धि करनी है, धन की वृद्धि करनी है, अन्न जल की वृद्धि करनी है, तो आप जो है गुरु को प्रसन्न करते हैं। इसमें आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार के दिन चने की दाल गुड़ का दान करें, अन्न का दान करें। और आज का दिन जो है उसमें आप जो है पीली वस्तु के साथ सफेद वस्तु मिला करके दान करें। आपके लिए काफी अच्छा योग है और परिवर्तन के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए जीवन के लिए शुभता लाएंगे। कोई भी कार्य अगर आपका रुक रहा है जीवन में, वो सभी कार्य आज के दिन संपूर्ण होने की संभावना है। कलयुग में दान विशेष करके लाभकारी रहता है, और कैरियर में बड़ी सफलताएं आपको मिल सकती है, सम्मान मिल सकता है, स्थान परिवर्तन से लाभ मिल सकता है, और सुख और आनंद के लिए यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। मन पर कंट्रोल करें, मन को संयम में रखें और चित्त को शांत रखें, और भगवान विष्णु का ध्यान करते जाएं। जैसे भगवान विष्णु का जब ध्यान करेंगे, ओम यश सम्रेण मात्रेण जन संसार बंधनाते मुचे तस्मै विष्णु प्रभो विष्णु, इस प्रकार से। अब आप बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए जो है एक तो धन हानि का योग हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। कोई भी जल्दबाजी से लिया गया निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। व्यर्थ की चिंताओं से बचें, मौन रखें, 1-2 घंटे का मौन रखें। दूसरा, अपने यश को बढ़ाने की कोशिश करें। और इस वक्त जो है थोड़ा सा आप गुड़ लेकर के, एक तो गुड़ का दान करें और सफेद मिठाई का दान करें और चॉकलेट का दान करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि उन्हीं की राशि में चंद्रमा और राहु की युति चल रही है, जिस कारण से शारीरिक मानसिक भौतिक अशांति हो सकती है। माता पिता को लेकर के चिंता हो सकती है। धन और अन्न दोनों का दान करने से विशेष लाभ रहेगा। मीन राशि,
आपको धन को लेकर के चिंता है, अपने रिलेशनशिप को लेकर के चिंता रहेगी। व्यर्थ की चिंता से बचें, अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में आ सकते हैं। बाहर का खाना बिल्कुल ना करें, पारिवारिक जीवन पर ध्यान रखें और गुरु मंत्र का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः, और वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं और भगवान शिव की और गणपति की उपासना करते जाएं और भगवान का ध्यान करते जाएं, जिससे शारीरिक, बिल्कुल मानसिक और संजय जी, सुखों की प्राप्ति हो। अरविंद जी, आप भी संक्षिप्त में अगर हमें बता सकें कि क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं राशियों पर जो असर पड़ रहा है। देखिए, राशियों पे जो जो उपाय संजय जी ने बताए हैं या मैंने बताए हैं वो उपाय करें, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये सुवर्ण अवसर होता है आपकी भक्ति के लिए। तो किन किन चीज़ों का विशेष उपाय कर लें? एक तो खान पान में जो है तुलसी दल या जो है आप कुशा का कोई जो है तिनका या कुशाग्र कुछ भी आप डाल लें। पानी पीने वाले में डाल लें, खाने वाले में, सब कुछ ये सारी चीज़ें आप जो है लगभग 12:50 से पहले पहले कर लें। मंदिर के कपाट अपने सारे बंद कर दें। इसके बाद जो है आपसे जितना हो सके आप उतना जो है भगवान नाम मंत्र जो है जाप करें। जो रोगी हैं, जो वृद्धजन हैं, जो बालक हैं, जो गर्भस्थ महिलाएं हैं, उनके लिए छूट है। बाकी मेन जो काल है टाइम ग्रहण का, उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके साथ साथ देखिए सबसे बड़ी बात है कि भगवान प्रभु राम ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधमाई। आप किसी की भी आलोचना ना करें, किसी की भी बुराई ना करें, इस चीज़ से विशेष सावधान बचें। और गर्भस्थ महिलाएं किसी भी प्रकार के फल को नहीं काटेंगी और चाकू छुरी का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। तमाम विषयों का ख्याल रखना है आपको, अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और सुनीता जी ने जैसा कि कहा कि अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो आपको एक रिसर्च करने का सही समय है ये। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। मैं दीजिए इजाजत।